हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो योद्धा चैनल पे, जहां हम लोग क्लास 10th के एसएसटी के ऑब्जेक्टिव को देख रहे थे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव था, आप देखे थे कि हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे, हमको इतना विश्वास है। और अगर हम बात करने वाले हैं सर, तो ये कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का आपका पार्ट नंबर 2 है। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है आपका, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका क्या है आपका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो आराम से फटाफट देखेंगे और वही बात बता देंगे फिर से आपको। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, फटाफट करना है, अर्थात हम 2x पे लगाओ, फटाफट देखो, जो आ रहा है लिखो, नहीं जो आ रहा है उसको देखते जाना है, जो नहीं आ रहा है उसको लिख लेना है। कॉपी पेन के साथ ही बैठिए, ठीक है, ताकि आपको सहूलियत होगा। तो चलिए, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये आपका पूरा मैप है और यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर तक क्वेश्चन आपका पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, आप जाके देख लीजिएगा, 35 नंबर तक हो चुका है। फटाफट हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? आप लोग को पता होगा हंगरी की राजधानी कहाँ है जी? बुडापेस्ट है। तो देखिए इसमें कहाँ आंसर है? बुडापेस्ट, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 37 नंबर, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। देखिए कहीं पे लिखा हुआ गैरीबाल्डी, तो आराम से टिक कर लेना है, गैरीबाल्डी। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि आपका है 38 नंबर। देखिएगा, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद होगा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे होगा तो एकदम मोटे मोटे इसमें मोटे मोटे आपको अक्षरों में लिखा हुआ है, ये हंगरी में आंदोलन का जो श्रेय है वो जाता है कोसुत को। किसको जाता है? कोसुत। और कौन थे जी? कोसुत, और एक और थे, इनका नाम था फ्रांसिस डिक। डिक से याद कर लेना है आप लोग को, डिक याद रखिएगा आप लोग। क्या याद रखना है? डिक याद रख लेना है, डिक। ये दो व्यक्ति थे। तो इसमें देखते हो ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए है नेपोलियन, नहीं होगा। ऑप्शन बी कोसुत हो जाएगा। ऑप्शन सी मेटरनी कहाँ से होगा जी? ये आपका गैरीबाल्डी नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कोसुत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप ध्यान से देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 39 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको याद होना चाहिए। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके सामने है 40 नंबर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आप सभी को बताना है, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी यानी नेपोलियन बोनापार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका काबूल। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि 41 का आंसर क्या होने वाला है? आपको पता है सर कि मेजनी को जर्मनी से, जर्मनी पूछ रहा है ना जी, इटली पूछ रहा है, इटली। ठीक है, जर्मनी आपका मेजनी हो जाएंगे, गैरीबाल्डी और काबूल का भी संपर्क था। अगर आप देखे होंगे ये तीनों पढ़े होंगे आप, तो कौन नहीं होगा? बिस्मार्क, क्योंकि इनका संबंध किससे था? जर्मनी से था। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आराम से देखिए। 42 नंबर, काउंट काबूल को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपको याद होगा कौन सा पद था जी? प्रधानमंत्री का पद था। कौन सा पद था? प्रधानमंत्री। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है आपके सामने? सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर कि काउंट काबूल को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पे क्या किया था? नियुक्त किया था। तो याद रख लेना है, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बुआ, ध्यान से देखना आप लोग को। 43, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए बुआ, कारण तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा आपका, तो वो तो सारा ऑप्शन ही है, लेकिन प्रमुख पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान देना होगा। यहाँ मेन आपका छुपा हुआ है क्वेश्चन, प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख बताना है आप लोग को। ऑप्शन है प्रजातंत्र का शासन। अच्छा वो तुम बताओ, प्रजातंत्र कहने का अर्थ क्या हो गया? इसी को तो हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और अगर वहां पे लोकतंत्र होता, अर्थात जैसे भारत में भी हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है तो क्या प्रजा दुखी होती है जी? प्रजा दुखी होती है, लेकिन सारा पावर किसके हाथों में होता है? प्रजा के हाथों में होता है। फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि प्रमुख कारण पूछ रहा है क्रांति का, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, गिरफ्तारी पत्र से क्रांति नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा बात से क्रांति नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा। हाँ ये तो था,
परंतु ये प्रमुख कारणों में से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन गया? बी नंबर, निरंकुश शासन। अर्थात सर कि जो वहां के शासक थे ना, उनका जो है आपका शासन कैसा हो, निरंकुश हो चुका था। किसी भी संविधान, किसी भी शब्द या किसी भी बातों पे वो ध्यान दिया नहीं करते थे, जो मन में आता था वो किया करते थे। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। क्वेश्चन देखना है, प्रमुख कारण पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा नहीं कर दिए सर कि सर ये भी मार देंगे, प्रजातंत्र का शासन तो होने वाला ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपका डी भी मार सकते थे, लेकिन आपको डी नहीं मारना है। पूछता क्वेश्चन क्या है? प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण बी नंबर हो जाएगा, निरंकुश शासन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं हम लोग। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? आप लोग को ये पता होगा, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से वो धर्म के बारे में होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से मान लीजिए राष्ट्रवाद तो आया था, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन सर आपका बोलता है जन्म पूछ रहा है, तो ये जन्म नहीं होगा। फ्रांस क्रांति से जन्म नहीं हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति क्या होने वाला है जी इस क्वेश्चन के आंसर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, पुनर्जागरण से ही क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का जो है भावना का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी किसे कहा जाता है, दूसरा है वाल्टेयर रूसो। अच्छा, आप पढ़ के अगर आए हो तो वाल्टेयर रूसो और आप पढ़ के आए थे मॉन्टेग्यू, जिसको हम लोग आराम से अगर देखा जाए WRM याद कर लीजिए, ये होता है। तो इसमें तो 2 ऑप्शन मिल गया जी। फिर क्या होने वाला आंसर? यानी इस पे कर दीजिए नहीं, कर लेते हैं हम लोग नहीं, अगर कर लीजिए किसे नहीं कहा जाता है तो नेपोलियन हम लोग मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम देखते हैं सॉरी, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर 1 है मेजनी, ऑप्शन नंबर 2 है हिटलर, ऑप्शन नंबर 3 है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर 4 आपका है विलियम वन। अगर आप पिछला वीडियो देख कर आए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि पीछे बताया गया है बउआ। पिछले वाले वीडियो में क्या होने वाला आंसर जी? फटाक से बिस्मार्क आ जाना चाहिए अभी तक, तो आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की गई थी? आपको बताना है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, और अगर हम ऑप्शन पे जाए सर तो ऑप्शन आपके पास 1 नंबर है व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थापित सभा, ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा, यही हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम सर, जो कि आपके सामने है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी फटाफट बताइए, फिर हम लोग जाएंगे ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है कि कैसा सेशन है, कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। चैप्टर वाइज आपका पूरे आपके जितने भी आपके है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, SST के जो चारों बुक है आपके, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चारों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा आप लोग को, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो ये बात आप लोग पढ़े होंगे बउआ कि आपका आलिया वंश नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा, जारशाही कोई वंश थोड़ी है जी। और हैप्सबर्ग नहीं है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन तो आपको तुरंत एलिमिनेट कर देगा, ब्रूबो वंश हो जाने वाला, क्योंकि 2 वंश था और आलियन वंश तो होने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई? ब्रूबो राजवंश हो जाएगा। ये बात आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारों से प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीगेल। देखिए ऑप्शन कहीं अगर आपको नजर आ रहा हो तो आप ध्यान दीजिएगा, हीगेल कहीं ऑप्शन में अगर आपके हो तो आप लोग को बता देना है कि कहाँ पे है हीगेल। क्या याद रखिएगा बुआ, रुकिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल होगा इसका आंसर। क्या हो जाने वाला है? हीगेल। आप लोग याद कर लीजिए वो हीगेल, ठीक है। और इसमें ऑप्शन देखिए है कहीं पे हीगेल, यहाँ पे। चलिए बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लैंड का कौन से कवि यूनान की स्वतंत्रता के लिए क्या हो चुके थे? शहीद हो चुके थे। तो याद रखना है बायरन, अगर कहीं ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, लॉर्ड बायरन इनका नाम था। ऑप्शन है कि शेक्सपियर, नहीं ये तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी मिल्टन, ये भी नहीं होने वाला। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो देख लेते हैं आगे, अगर नहीं होगा ऑप्शन तो मानेंगे यही। अच्छा लॉर्ड बायरन, तो यही है बायरन, आपका लॉर्ड बायरन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? आप लोग को याद होगा टीपू सुल्तान। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान याद रखना आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी? आप लोग एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो बताना है आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर क्या था जी? नाविक था। आप लोग को ये पता होगा क्वेश्चन का आंसर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था?
तो नाविक था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर, बिस्मार्क क्या था? अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं, कर लीजिए नाविक, एक मिनट, नाविक हो जाएगा, ठीक है। गैरीबाल्डी पीछे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि 55 नंबर है। बिस्मार्क क्या था? कवि। बिस्मार्क कवि तो नहीं था जी। नाटककार, साहित्यज्ञ नहीं, संगीतज्ञ नहीं था, वो कूटनीतिज्ञ था। अच्छा, ऑप्शन पहले स्टिक मारा हुआ है, डी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पहले ही पता चल गया होगा, कूटनीतिज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? अर्थात वार एंड पीस पुस्तक के रचनाकार का नाम आप लोगों को बताना है, और ऑप्शन में कहीं आपको मिल रहा हो लियो टॉल्स्टॉय तो आप उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है सर। देखिए कहाँ है, बी नंबर आपका इसका आंसर हो जाने वाला है, लियो टॉल्स्टॉय। ये बात आप लोग को याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, क्या होने वाला है आपका क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान का युद्ध था। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सर। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। आप लोग को पता है सर, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ही है। देखिए जितना आसान है, ऑप्शन ए आपका मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था, जो कहाँ का था? चांसलर था आपका, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, 59 नंबर है, नेपोलियन कुल में कितने कोड थे? याद कर लेना होगा, 5 कोड थे, सॉरी। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो भी आंसर हो जाएगा आपका सेडान के युद्ध के बाद। आप लोग को ये याद होना चाहिए। चलिए, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऑप्शन उस लाइक नहीं है जिसका आंसर दिया जाए, तो इसमें हो जाएगा आपका सेडान का युद्ध। प्रसा डेनमार्क नहीं होगा, क्रीमिया का युद्ध नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है 61 नंबर, देखिएगा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो आप लोग पढ़ के आए हैं, वो 9 में भी आप पढ़ के आए हैं कि नेपोलियन ने जो है ना किस संघ की स्थापना किया था। अगर आपको याद हो तो आप लोग बता दीजिएगा फटाफट, किस क्या होने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को याद होना चाहिए बुआ कि नेपोलियन ने जो है ना किस संघ का स्थापना किया था? राइन संघ का स्थापना किया था। किस संघ का? राइन संघ का स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्रांसपेंडेंट संघ, ऑप्शन बी है सिसलपाइन संघ, ऑप्शन सी है राइन संघ। आपका देखिए बगले में आंसर है जी, राइन संघ, जो कि आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन देखेंगे अब हम लोग, पहले इसको देख लिए, फ्रैंकफर्ट की संधि, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन ए करना। अच्छा, ऑप्शन यही है, फ्रैंकफर्ट की संधि, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गैस्टिन की संधि नहीं होगा, डेनमार्क की संधि कोई ऑप्शन नहीं है, और प्राग की संधि, ये क्या है जी? चलिए नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, अर्थात 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो पूरे बाकी यूरोप में क्या होता है? जुकाम, सर्दी जुकाम लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जी कि मतलब सर्दी जुकाम लग जाता होगा, इसका अर्थ है कि राजनीतिक प्रभाव ऐसा होता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जाए तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटरनिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, मेटरनिक क्या था? आप लोगों को पता होगा मेटरनिक क्या था जी, जल्दी बताइए। आप लोग को हम देते हैं समय, जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। मेटरनिक क्या था? जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए था वो, मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, इसका ऑप्शन देखेंगे, घोर प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन नंबर 1 है घोर प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन यही सही हो गया। घोर सामंतवादी, ये नहीं होगा। प्रजातांत्रिक कहाँ से होगा जी? नेक्स्ट है तानाशाही, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 याद कर लेना, घोर प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा 65 के, अर्थात ये 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। किसने अपनी कूटनीति के दम पर इटली के जो है ना समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बता दिया था? आप लोग बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो याद कर लेना है कि काबूल जो व्यक्ति थे ना, काबूल याद कर लेना है, उन्होंने क्या किया था भाई? अपने कूटनीति के दम पे, किसके दम पे? कूटनीति क्या था? डिप्लोमेसी। कूटनीति के दम पे ना मतलब इटली के बातों को क्या कर दिया था? पूरे आपके इसमें पूरे यूरोप का क्या करा दिया? समस्या बता दिया था कि भाई एकीकरण होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। अच्छा बता ही दिए, काबुल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, काउंट काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है जो कि जल्दी आप लोग को बता देना होगा। चलिए जल्दी बताइए आपको अच्छा सेडान, ऑप्शन नंबर 1 ही वो सेडान हो जाएगा, ठीक है। सन 1870 में कहाँ हुआ, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर, आपको बात करना है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, अभी हम आपको पहले मौका देंगे, पढ़िए क्वेश्चन, आंसर खोजिए, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन का आप ट्विस्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। चलिए क्वेश्चन है आपका, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता वो किस नाम से जानते हैं, अर्थात वो कौन सा समझौता था। जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी बताएंगे, जल्दी बताइए। ऑप्शन अब हम देखते हैं, आपको पहले मौका दिया जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर आप देख लिए होंगे, जो बच्चा समझदार होगा समझ गया होगा। ऑप्शन 1 है तित्सिन, तित्सिन तो नहीं था। ऑप्शन बी कैटन, ये भी नहीं था। ऑप्शन सी होची मिन्ना, होची मिन्ना तो एक क्रांतिकारी का वहाँ का नाम था जी, तो ये कैसे हो जाएगा जी समझौता, तो ये भी नहीं था। अब ऑप्शन है ही नहीं था, तो क्या इसका आंसर दिया जाए, तो बहुआ इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा मान लीजिए इनमें से कोई नहीं होगा, तो भाई कुछ तो कुछ नाम होगा ना, तो समझौता का नाम बताइए आप लोग, क्या समझौता था। और अगर आपको पता होगा सर, तो समझौता का नाम था हनोई समझौता। देखिए याद करिएगा आप लोग, पिछले क्लास में भी इसको करा दिया गया है आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 68 है, 1830 के क्रांति। अच्छा इसको 1848 कर लीजिए, क्या कर लेना है, 1848 कर लीजिए। 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर गणराज्य, अर्थात सर कि वहां पे लोगों को समान अधिकार देने का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका है सिडोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अर्थात किसके बीच नहीं हुआ था, सिडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, अर्थात आपको बताना है सर कि कौन हारा था, ठीक है, ये बात आप लोग को बताना होगा। अच्छा ये बात पहले भाई किसके युद्ध बीच हुआ था, तो याद कर लेना है, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, प्रसा वर्सेस ऑस्ट्रिया हुआ था। किसके बीच हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया आपको याद होना चाहिए। और अगर हम बात करें सर कि इसमें जीत किसकी हुई थी, अब तो ये तो पता चल गया आपको कि किसके बीच हुआ था, लेकिन इसमें जीत किसका हुआ था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अच्छा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है प्रसा की सार्डिनिया। अच्छा सार्डिनिया तो हम ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर तो मतलब यहाँ देख लीजिए आप, प्रसा और ऑस्ट्रिया होना चाहिए, दोनों में से कोई जीता या हारा होगा जी। ऐसा थोड़ी है कि बाहर से आदमी आके जीत या हार कर गया होगा, जो लड़ेगा युद्ध वही तो जीतेगा, उसमें से कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा, तो ये नहीं हुआ। नेपल्स ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी, अब ए और डी आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको बताना है, तो बहुआ याद कर लेना, इसमें पराजय ऑस्ट्रिया के हुआ था, क्योंकि उसको फंसाया गया था, ठीक है, चारों तरफ से उग्र मतलब रूप से फंसा दिया गया था, मतलब कि जो ये जोश में बार बार काम किया करते थे ना, तो फंसाया गया, फंस भी गए और हार भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 70 है, यानी इस आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताए थे इस चैप्टर में हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, और बताना है आप लोग को कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है ना, कौन सा नया शासन प्रणाली के आपका क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, साम्यवादी शासन व्यवस्था, नहीं ये तो नहीं होना, पहले से था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये भी पहले से था। फांसीवाद, नाजीवाद, अच्छा बाद में इसको देख लेंगे हम लोग। पूंजीवाद शासन व्यवस्था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं हो, ये भी पहले से था। ये तो नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सा शासन व्यवस्था है जी, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए और सेट हो जाना चाहिए। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, जितने भी चैप्टर 1 के यूरोप के राष्ट्रवाद के लिए हम लोग कर चुके हैं, आप इसको बार बार देख के याद कर जाइए, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है चैप्टर 1 से, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर चैप्टर 2 के बारे में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और एक और बात है, याद रखिएगा, जो भी बउआ आप लोग को लगेगा क्लास सेशन कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।